मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये चीज अब क्लियर होती जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई वेरीफाइबल एविडेंस मौजूद नहीं है पाकिस्तान को ब्लेम करने के। और जब वाकयात का इनको क्रोनोलॉजिकली और टाइम वाइज देखा जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये एक किस्म का प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। मोदी साहब को एग्जोनरेट करने के लिए हम कोई भी थ्योरी सामने पेश कर दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स एट हिज ऑफिस। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। देखिए, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का ये जो तरीकाकार है ये कोई नया नहीं है। ये कोई पहली मर्तबा बीजेपी गवर्नमेंट ये इस तरह की हरकत नहीं करी। 2019 में भी उन्होंने यही हरकत की। जब डिटेल्स पता चली तो पता चला कि दिस वाज ऑल डन फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, और उसका उनको बेनिफिट हुआ। ठीक है ना। ही एंडेड अप अगेन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं एयर मार्शल सईद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। प्लेजर सर, प्लेजर सर। सिचुएशन आपके सामने है, हु नोज इट बेटर देन यू। किस वक्त क्या मामला बना है। एक जंग हम पे इम्पोज की गई है और एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी के साथ, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी के साथ इसको बनाया गया और वो सारा माहौल क्रिएट करके, और हियर वी आर वेटिंग कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आपको क्या लग रहा है कि अब कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी? डॉक्टर साहब, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग दिस थिंग के द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ है उस पर अफसरदा है। और उसको किसी तरीके से ना गवर्नमेंट और ना पाकिस्तान के लोग सपोर्ट करते हैं कि मासूम शहरियों का इस तरह कत्लेआम। ठीक है ना। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये चीज अब क्लियर होती जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई वेरीफाइबल एविडेंस मौजूद नहीं है पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। और जब वाकयात का इनको क्रोनोलॉजिकली और टाइम वाइज देखा जाता है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये एक किस्म का प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। ये किस तरह हो सकता है कि एक थाना जो क्या कहते हैं, अगर आप वैसे नॉर्मली बाय रोड जाएं थाने में जो 30 मिनट्स दूर है, इंसिडेंट के सिर्फ 10 मिनट के बाद वहां एफआईआर कट जाती। सो एंड मैं इस तरह की कई और बातें भी आपको कर सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के शुरू में ये नहीं कहना चाहता कि क्या कहते हैं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन एविडेंस सारे उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इट वाज अ प्री प्लान्ड ऑपरेशन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट इन पहलगाम। और इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कोई हाथ नहीं। डेफिनेटली वो तो हमें समझ आ गई है जिस स्पीड के साथ चीजें आगे गई हैं और जिस तरह का वहां वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया गया है हिंदुस्तान में उनके मीडिया की तरफ से। अब ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन अ सिचुएशन लाइक दिस बहुत सी स्टोरीज फिर सर्कुलेट करती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी साहब को सेटअप किया गया है, इट इज समवन एल्स, और उनके मीडिया ने एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया। सो अब मोदी साहब को वहां लाके खड़ा किया गया है जहां 79 में ज़िया-उल हक साहब को लाके खड़ा किया गया था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। और अब मोदी साहब, इट्स नॉट पाकिस्तान, रियल टारगेट इज चाइना। डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है और वो बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, if he has agreed to a certain line of action then he has to take responsibility for that. So हम यानी कि मोदी साहब को एग्जोनरेट करने के लिए हम कोई भी थ्योरी सामने पेश कर दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स एट हिज ऑफिस।
He is responsible for anything that happens on the soil of India. That's right. ठीक है. That's right. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने मसाइल के बीच में से गुजर रही हैं. दोनों के पास एक पॉलिटिकली प्रिकेरियस सिचुएशन है, और बड़ी हद तक पूरी दुनिया और पाकिस्तान में ये राइटली समझा जा रहा है कि शायद जो मोदी साहब ने खुद या उनके जो बेनिफैक्टर्स हैं, उन्होंने ये जो इंसिडेंट पहलगाम का बनाया है वो उनको पॉलिटिकल एडवांटेज बिहार में दिलवाने के लिए बनाया है. अब ये किस हद तक होता है, ये एज द इन्वेस्टिगेशंस और मोर इंफॉर्मेशन विल कम आउट, वो पता चलेगा. देखिए, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का ये जो तरीक़ाकार है, ये कोई नया नहीं है. ये कोई पहली मर्तबा बीजेपी गवर्नमेंट ये इस तरह की हरकत नहीं करी. 2019 में भी उन्होंने यही हरकत की. जब डिटेल्स पता चली तो पता चला कि दिस वाज ऑल डन फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट, और उसका उनको बेनिफिट हुआ. ठीक है ना. ही एंडेड अप अगेन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है ना. और अभी भी वो वही वाला रिटन स्क्रिप्ट जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड मेरा ख्याल है कि अब इट इज नाउ टाइम कि क्या कहते हैं, और बड़ा राइटली अब पूरी दुनिया उनकी इस गेम प्लान को समझ चुकी है. और इस मर्तबा लकीली किसी भी कंट्री ने फिंगर पॉइंटिंग पाकिस्तान की तरफ नहीं की. आई थिंक ये हमारे जो एक बहुत मैच्योर तरीके से जिस तरह हम लोगों ने रिएक्ट किया है, हमने जिस तरीके से सिचुएशन को डिफ्लेट करने की कोशिश की है, पूरी दुनिया समझ गई है कि, और जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और उसके बाद रिपीटेडली आर फॉरेन ऑफिस एंड आर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बार बार कहा है कि जी के, और दुनिया के हर कंट्री को ये ऑफर किया है कि जी कि अगर आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बनाएं, एंड वी आर एज अ कंट्री वी प्लेज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है ना. आई थिंक अगर हमारा कोई हाथ होता तो हम इस तरह की चीज बिल्कुल ऑफर ना करते एट द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल और एट द हाईएस्ट इंटरनेशनल फोरा लाइक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल कल हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो एंड वी वर इन्वॉल्व, तो दैट वुड बिकम द बिगेस्ट डिबेकल फॉर अस. हमारा ये ऑफर करना और उसके बाद इसके ऊपर इंसिस्ट करना और उसके साथ साथ इंडिया का इस चीज से भागना अब दुनिया को क्लियर करता जा रहा है कि जी के शायद देयर इज समथिंग मोर टू द स्टोरी, जो क्या कहते हैं पाकिस्तान जिसकी तरफ इशारा कर रहा है. सीम्स सो. इसलिए कि अगर ये खाली पॉलिटिकल गेन्स के लिए होता जैसे 2019 में हुआ था, और उस वक्त वहां पे सत्यपाल मलिक थे, वहां के गवर्नर ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, और उन्होंने करम थापर साहब के साथ अपने प्रोग्राम में इसको ओपनली एडमिट कर लिया कि ये इट वाज ऑल स्टेज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स मोदी साहब के लिए. तो उस वक्त तो जरा टेम्परेचर को कंट्रोल किया था उन्होंने, लेकिन इस वक्त जिस तरह से टेम्परेचर राइज हुआ है और उसको हवा दी गई है इंडियन मीडिया में, अब लगता है कि बात मोदी साहब के हाथ से निकल गई है, और अगर ये महज पॉलिटिकल गेन्स के लिए होता तो बात यहां तक ना जाती. तो देयर इज समथिंग एल्स टू इट. अ बिगर गेम प्लान इज एन एक्शन. बिल्कुल मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ. Yes. लेकिन अब देखें, विद एवरी पासिंग डे इंडिया जो है क्या कहते हैं अपनी मॉरल स्टैंडिंग को लूज करता जा रहा है. Yeah. अगर फर्ज कर लेंगे उन्होंने हर चीज ठीक की थी, और एंड लेट्स जिसको कहते हैं ना गिव द डेविल इट्स ड्यू के जी के उन्होंने इमीडिएटली एफआईआर भी कटवा दी, उन्होंने इमीडिएटली करेक्टिव एक्शंस भी ले लिए, उन्होंने सब कुछ ठीक किया. तो अब तो 8 दिन गुजर चुके हैं. 8 दिन They should have put up some verifiable evidence in front of their own people and in front of the international press. Yes. And said कि जी के ये देखें यहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इस तरह इन्होंने ये किया है. They have not even been able to find the killers of Pahalgam, which is surprising. ये नहीं कि देखे ना आप, एक अभी जैसे मैं खबरें देख रहा था कि more than 2,000 Kashmiris have been arrested in Kashmir, Indian occupied Kashmir. Yes. No, this is no action.
ये तो आप फर्ज कर लेंगे एक चीज करें और पूरे शहर को आप क्या कहते हैं होस्टेज बना लें, तो ये तो कोई आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया। अगर आप कह रहे थे कि देयर वर 4 किलर्स, देन यू शुड हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई दोस 4 किलर्स इन 8 days। यस, वो एटलीस्ट कोई डेड बॉडी दिखला देते, कोई उनका कनेक्शन दिखला देते, उनका कुछ ऐसी चीज होती है जो इन द यू नो कोर्ट ऑफ लॉजिक एंड लॉ वो यानी कि लोगों के दिल को अपील करती। अभी तक तो कुछ भी नहीं। एयर मार्शल एंड साहब, नाउ दे हैव, आप उनके बिल्कुल तो सही कह रहे स्केचेस हैं, आ गए उन्होंने थे। वॉर हिस्टेरिया इतना ज्यादा बना लिया है कि दोनों कंट्री समझ रही हैं कि वी आर गोइंग टू वॉर नाउ, एंड द डिप्लॉयमेंट्स हैव स्टार्टेड टू टेक प्लेस, यस, विच इज वेरी यानी कि दोनों कंट्रीज के लिए इज अ सिचुएशन विच इज अनवारंटेड। ठीक है, वी आर द वंस, आप हम कह सकते हैं कि जी कि हम इस वक्त हम अपने हमारी इकोनॉमी एट इट्स फुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या इंडिया की इकोनॉमी एट फुल स्ट्रेंथ है? क्या वो जो पैसा इस जंग के ऊपर अननेसेसरीली खर्च करेंगे, कुड इट नॉट हैव बीन स्पेंट फॉर बेटर यूज ऑन इंडियन पीपल? ये दैट्स वेरी सारे क्वेश्चंस तो हैं। आपने उनकी बात की जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये सारी शूटिंग की, उनके तो उन्होंने स्केचेस बता दिए थे कि ये स्केचेस हैं, तो स्केचेस डालें किसी अपने, वो जो भी हमारे जैसे नादरा है उनके यहाँ भी होगा कोई ऐसा जहाँ डेटा करके फेसेस आइडेंटिफाई होते हैं, तो वो जाके उन लोगों को पकड़ें कि वो कौन है। तो ये there's 2000 बंदे almost पकड़ेंगे। 900,000 people, defense forces people in Kashmir, Indian occupied Kashmir. यस, अगर अगर फर्ज कर लेंगे, हम ये भी प्रिज्यूम कर लें स्टोरी में कि जी कि वो पहलगाम का इंसिडेंट करने के बाद those people have come back to Pakistan, then that is 235 kilometers of road that they have to travel. यस, वो They थे can't travel चले overnight गए हैं। now. नथिंग इज मेकिंग So सेंस, दैट्स ट्रू। in that region, it would take a couple of hours अगर उनके पास फास्टेस्ट व्हीकल भी अवेलेबल हो। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर या इस तरह की कोई चीज हो, तो यू विल स्टिल टेक 30 minutes टू रीच पाकिस्तान। तो वेयर हैज दैट, वेयर इज दैट एविडेंस, वेयर आर दोस पीपल, वेयर हैव दे गॉन? एंड दिस थिंग एक्चुअली मेरे नजदीक जो है ना डॉक्टर साहब, ये वो जिसको कहते हैं ना कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, तो यू मेक स्टूपिड मिस्टेक्स। ठीक है ना? दे थॉट दैट विद द हेल्प ऑफ देयर मीडिया एंड विद द हेल्प ऑफ द गुडविल, वी बिलीव दैट द इंडियन गवर्नमेंट जनरली हैज एट इंपॉर्टेंट कैपिटल्स। ठीक है ना? तो हम ये समझ रहे थे कि वो दे विल गेट, यानी कि दे विल बी एबल टू सेल दिस ड्रामा टू एवरीवन, एंड मे बी लोग कहते हैं कि जी के कुछ जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि जी कि दिस वाज ऑल डन टू एब्रोगेट द इंडस वाटर ट्रीटी because this is what they were wanting to do. They were maybe looking at a bigger political game plan in India. लेकिन the point is कि आपने ये सब कुछ करने के बावजूद, ठीक है ना, you have not been able to sell, you relied too heavily on your media and others, and उन्होंने एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया। अब उस वॉर हिस्टेरिया के अंदर आप खुद कैदी बन गए। अब आप, इफ यू टेक अ स्टेप बैक, द सेम मीडिया इज गोइंग टू पाउंस ऑन यू एंड से कि ठीक है आपने ये क्या किया था। ठीक है, द पीपल ऑलरेडी इन इंडिया हैव स्टार्टेड आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस and right questions, and that is what is required, that the जो sensible लोग हैं इंडिया और पाकिस्तान में, they should look at the incident not from the official point of view but from a very independent nationalist point of view and take the correct action or the correct stance। ठीक है ना? अब तो इस वक्त तो ये लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से दैट पाकिस्तान इज ऑन अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। हम कह रहे हैं कि जी के एविडेंस दिखलाएं, हम कह रहे हैं कि जी के हम शामिल नहीं है, वी आर रिंगिंग अप ऑल द इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर डूइंग डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर ट्रूप्स। ठीक है ना? बट वी आर नॉट द वंस जिन्होंने क्या कहते हैं सिचुएशन को एस्केलेट किया है या एस्केलेशन लेडर पर हमारा कोई इनपुट है। वी आर ट्राइंग टू डिफ्लेट द सिचुएशन एंड दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लेट द सिचुएशन। डिप्लॉयमेंट की आपने बात की, डिप्लॉयमेंट तो हम देख रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि
if it has to begin, it will begin with air strikes. That's your department. तो अब स्कर्दू में हमने देखा F-17 थंडर्स को वहां पे उनकी वीडियो हमने देखी कि वहां स्कर्दू एयरपोर्ट पे पहुंचाया गया। उनके साथ ये जो PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, A2A मिसाइल, यस, वो चाइना ने जो अभी रिसेंटली प्रोवाइड किए हैं वो उनके ऊपर माउंटेड हैं उन जहाजों पे। सो दैट इज द लेवल ऑफ PAF's रेडीनेस। तो आप क्या देखते हैं कि 3-4 दिन कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 to 72 hours are very critical, they can do something। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको पाकिस्तान एयरफोर्स नॉट टुडे बट आई थिंक 25 years ago, समवेयर इन 2000 2001 जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, तो वी रियलाइज्ड कि अगर इंडिया ने दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो द थिएटर वुड बी कश्मीर, बिकॉज दैट इज वेयर यू नो दे फाइंड गलेबल ऑडियंस, यू नो इंटरनेशनल ऑडियंस ऑन कश्मीर। तो हमने अपने सारे जो बेसिस थे जो नॉर्थ के लिए की डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, हमने उनको अपग्रेड करना शुरू किया। और उधर जिस तरह होता है उनको हम जनरली कहते हैं फॉब्स, ठीक है ना, कि जी के वो जनरली वो एयरफील्ड्स होती हैं जो सिर्फ जंग के दौरान इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हमने सिकरदू को भी एज अ फॉब इस्तेमाल किया और यानी कि अपग्रेड करना शुरू किया, और 2-3 एयरफील्ड्स उस एरिया में और भी हमने बनाई। और अब जो है क्या कहते हैं, जैसे ही ये इंसिडेंट शुरू हुआ हमने अपने फाइटर्स को वहां डिप्लॉय कर दी, ठीक है ना। जो इस वक्त जो 2019 में भी और थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट सिंस 1971 पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा ये कोशिश की है कि हमें एक टेक्नोलॉजिकल एज इंडिया के ऊपर मौजूद रहे। ये यानी कि कोशिश होती है। एंड वी हैव alhamdulillah through the efforts of our government and our people, we have been able to maintain this edge over 70% of the air time frame since 1971 till today. Yes. So 2019 maybe when they pitched their Su-30s and Mirage 2000 against us in Balakot and दूसरी जगह, तो हम लोगों ने भी पिच द JF-17 एंड द F-16s अगेंस्ट देम, ठीक है ना। और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि वी वर एबल टू शूट डाउन एटलीस्ट 3 of their aircraft, ठीक है ना, विद नो लॉसेस ऑन आवर साइड। और इसकी बेसिक वजह ये थी कि वी हैड अ टेक्नोलॉजिकल एज ऑफ एयरक्राफ्ट ओवर देयर। वो एक इसको कहते हैं कि जी एयर सुपरियॉरिटी क्रिएट की हम लोगों ने एक थिएटर के अंदर मोमेंटरीली फॉर 2-3 minutes, अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड पुल्ड बैक, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद इंडिया ने मेजर एक्विजिशंस की अपनी एयरफोर्स के लिए, जिसके अंदर राफेल्स और उसके साथ मीटियोर मिसाइल शामिल थे। जब मीटियोर मिसाइल आए तो थोड़े अरसे के लिए द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वेंट टूवर्ड्स इंडिया, एंड आई थिंक वो टाइम फ्रेम था कि जब उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि जी हम 2019 का बदला भी ले सकते हैं या हम पाकिस्तान के साथ इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी एयर स्टाफ थी, आई थिंक दे वर वेरी इंटेलिजेंट, और उन्होंने पिछले 2-3 साल में जो एक्विजिशंस की, जो मेजर एक्विजिशन थी वो J-10 एयरक्राफ्ट की थी। और उस J-10 एयरक्राफ्ट के साथ हम लोगों ने चाइना से रिक्वेस्ट की कि आप हमें PL-15 दें ताकि हमारी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी दोबारा हमारे पास आ जाए। और अब जैसे ये इंसिडेंट्स ब्लो अप हो रहा था तो चाइना ने हमें PL-15 सप्लाई कर दी। अब इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडिया एरियल इंग्रेस करता है तो अब उसके पास जहाज हैं Su-30, मिराज 2000 एंड राफेल, और हम यहां से पिच करेंगे उनके अगेंस्ट F-16s, JF-17s और हमारे जो क्या कहते हैं J-10s, ठीक है ना। अच्छा, इनमें जो सबसे ज्यादा कैपेबल वेपन एयर में उस वक्त मौजूद होगा वो PL-15,
और PL-15 की वजह से दी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी विल बी विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। और क्योंकि ये एक्टिव मिसाइल्स होते हैं, जब आप इनको एक मरतबा फायर कर देते हैं तो फिर ये फायर एंड फॉरगेट होते हैं। द पायलट कैन देन लुक एट अदर टारगेट्स एंड ट्राई टू एंगेज देम। जिसके ऊपर उसने मिसाइल फायर किया होता है वो मिसाइल का रिडार फिर बजाते खुद उस टारगेट को यानी कि फॉलो थ्रू करते हैं टिल टिल द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है ना। और जो जिस पायलट को लॉक किया होता है, जिसके ऊपर फायर किया होता है, उसके पास एविजन के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज इट्स एन एक्टिव रेडार विच इज ट्रैकिंग दैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशा, और यही वजह है कि जो इंडियन एयरफोर्स जो है मेरे नजदीक पिछले 3-4 दिन से दे आर ड्रैगिंग देयर फीट, बिकॉज दे नो that in any aerial conflict the balance will be tilted in favor of the Pakistan Air Force। और क्योंकि हम लोग एग्रेशन मोड में नहीं है, वी आर नॉट द वंस आर गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर इनटू इंडिया एंड कैरी आउट द नेसेसरी फर्स्ट स्ट्राइक। ठीक है ना। तो दे नो कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू शूट डाउन आवर एयरक्राफ्ट व्हाइल वी आर इन आवर ओन टेरिटरी। ठीक है ना। वी विल ओनली क्रॉस, हमारा तो स्टेटेड पोजीशन ये है कि वी विल ओनली क्रॉस द बॉर्डर इफ इंडिया क्रॉसेस फर्स्ट एंड देन वी विल डू द रिटेलिएटरी स्ट्राइक। और उनको पता है कि अगर इस तरह के एक एरियल बैटल हुई तो उसमें फर्स्ट शूट एडवांटेज विल बी विद द पाकिस्तान एयरफोर्स इंशाल्लाह। यस। एक चीज बताइए कि ये 2019 में जब हुआ था तो उस वक्त उन्होंने अपने राफेल्स क्यों नहीं यूज किए थे? नहीं, उस वक्त उनके पास एक्चुअली मेरे ख्याल राफेल्स थे नहीं, उस वक्त तक डिलीवरीज नहीं हुई थी उनको राफेल्स की। राइट। उन्होंने ना देयर एक्सपीरियंस सीम्स के राफेल के साथ अच्छा रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने क्या कहते हैं 36 ऑर्डर किए थे आफ्टर 2019, जो उनको मेरे ख्याल डिलीवरीज हो गई थी 2021 में। और अब जो है क्या कहते हैं उन्होंने 26 के लिए और गवर्नमेंट से 4.5 बिलियन मांगे हुए। ठीक है ना। और उसमें दे वांट टू टेक द नंबर टू 62। ठीक है ना। एंड 62 देन बिकम्स अ गुड नंबर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर्स। अभी मैं एक इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर वाइस मार्शल हैं, उनका नाम इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, उनको मैं सुन रहा था कल परसों, उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि क्या डेफिशिएंसीज हैं इस वक्त IAF की। एक तो वहाँ पायलट्स की बहुत शॉर्टेज, दे आर शॉर्ट ऑफ पायलट्स। और अगर नए एयरक्राफ्ट्स आते हैं तो उनके पास उनके लिए फिर नए पायलट्स मौजूद नहीं हैं, और those who are already in service they will retire, let's say next 5 to 10 years time। तो एक तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ये उनका डिसएडवांटेज है। दूसरा ये कि उनकी जो स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड है वो 44 स्क्वाड्रंस की है, इस वक्त उनके पास 31 स्क्वाड्रंस, 1.5, यस 31.5 के करीब। ओके। तो और उसमें से भी कोई जो उनके काफी स्क्वाड्रंस हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 52% के करीब है। तो इस तरह की एयरफोर्स के साथ ये ऐसा सिलसिला स्टार्ट कर देना, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे इस चीज से, यानी इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी से अवेयर नहीं थी? हसन साहब, इधर मेरे ख्याल आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। They never thought that the situation will go so out of control from their hands। ठीक है ना। वो अभी भी 2019 की तरह एक पुलवामा करना चाहते थे। ठीक है ना। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या कहते हैं कि हमें 1-2 स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, पुनिटिव स्ट्राइक्स, हम किसी जगह को तबाह कर देंगे, क्लेम कर लेंगे 40-50 बंदा मर गया है, हमने 26 बंदों का बदला ले लिया है। ठीक है ना। हमने ज्यादा पाकिस्तानी मार दिए हैं। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की, वो हम बात करें कि अगर हम एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाएं और दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक फुल स्केल डिप्लॉयमेंट पे चली जाए अपने। ठीक है। तो उस वक्त द नंबर्स विल स्टार्ट टू मैटर। अगर द थिएटर इज वेरी स्मॉल, लाइक ओनली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना, सो देन इट डज नॉट मैटर के जी के उनके पास कितने जहाज हैं और हमारे पास कितने जहाज हैं, बिकॉज at the end of the day both the forces will be able to generate that much of a flying effort that is required in a very small theater of war।
दीज थिंग्स विल मैटर जब हम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया हम जंग कर रहे हैं और हमारी फोर्सेस जो है वो वॉर टाइम लोकेशंस पर डिप्लॉयड. सो आई थिंक द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ देयर कंट्रोल. दे थॉट कि हम इस मैटर को बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे, बट इट सीम्स दैट देयर ये जिन्होंने भी पहलगाम को एनविसिज किया था और एग्जीक्यूट किया था, वो चीज उनके हाथ से निकल गई है. और अब ये ना, बात यहाँ पे आ गई है कि आमने सामने आ गई हैं दोनों फोर्सेस. अगर अब देखिए नाउ वी, जैसे अगर आप पिछले 24 आवर्स की डॉक्टर साहब एक्टिविटी देखें, जो मैं यानी कि मेरी भी उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी आपकी है, बिकॉज इस वक्त द फोर्सेस आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ऑपरेशंस नाउ. तो क्या अगर आप देखेंगे वो ग्राउंड पे भी थोड़ा सा हीटअप करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियंस. यस्टरडे द सियालकोट सेक्टर वाज वेरी हॉट और वहां बहुत ज्यादा फायरिंग हुई. और इसी तरह जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने एयरक्राफ्ट यानी कि दे आर फ्लाइंग अ नंबर ऑफ कैप सॉर्टीज एज वेल एज ऑफेंसिव सॉर्टीज इन कश्मीर, उस पहलगाम एरिया में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में. Yes. लेकिन द वे वी वर एबल टू डिटेक्ट them, the way we were able to respond to it, and the way they retreated back without crossing our LOC shows कि उनको ये पता चल गया है कि ठीक है, हम अब इतने छुपते छुपाते पाकिस्तान, बेशक दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज उधर भी जहाज खड़े हुए हैं और उधर भी जो है ना रेडार्स ऑन है. देखिए जो इस वक्त जो सबसे जो स्टेज वाइज होती है ना ऑपरेशन से पहले, सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस चाहिए होती है. उस इंटेलिजेंस के ऊपर आप सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस को एफर्ट को जनरेट करते हैं. और जब सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप प्रो या डिफेंसिव एक्शंस लेते हैं. ठीक है ना. तो हम अभी उस वक्त इस स्टेज में है कि जहां हम सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कर रहे हैं. हमारे पास हमने अपने ग्राउंड बेस्ड रेडार्स आई एम श्योर कि अभी तक डिप्लॉय कर दिए हैं. हमारे जितने एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करते हैं, दे आर एट देयर पोजिशंस, और वो दिन रात फ्लाई कर रहे हैं. जिसका मतलब ये है कि हम इंडिया के अंदर तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के अंदर देख रहे हैं. सो एनी एक्टिविटी विच दे डू, we will be seeing them, and before they enter our airspace, inshallah, we should be able to counter them most effectively. I'm sure. One thing before we finish today, Indian defense analyst हैं परवीन सेहानी साहब, बहुत अच्छा उनका तज्जिया होता है. उन्होंने ये कहा है ओपनली, he stated in recent जो उनकी शोज थे, कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मेजर एडवांटेज आएगा, आपने रेडार्स की बात की, वो ये कि चाइनीज सैटेलाइट्स जितना भी बैटलफील्ड देख रहे हैं वो डेटा पाकिस्तान को मिलेगा. और चाइना के पास जो साइबर अटैक कैपेबिलिटी है वो भी टेस्ट कर सकता है चाइना इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड और वाइड स्केल, व्हाटएवर इट इज. तो इसमें कितनी आपको स्ट्रेंथ लगती है इस बात के अंदर? वुड यू लाइक टू कोरॉबोरेट इसको आप? मैं इससे उनके एनालिसिस से फुली एग्री करता हूँ. देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ जो है ना सिंस लेट 1970 से सिर्फ एक्विजिशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे उससे ज्यादा तवज्जो दी. एंड स्पेशली जो आपका एयरफोर्स के अंदर जो फाइटिंग जो मटेरियल होता है वो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, whether they are pilots, they are air defense controllers or they are engineers. ठीक है ना. तो हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी. आपने टॉप गन स्कूल का नाम सुना होगा, यानी इट्स कॉमन. आपको ये सुन के शायद यानी कि आपकी नॉलेज में होगा कि इस वक्त दुनिया का जो बेस्ट टॉप गन स्कूल था इन द 80s, 90s एंड 2000s वाज इन पाकिस्तान. We had the best Top Gun school in the world, which meant कि हमारी फ्लाइंग यूनिट्स में जो सीनियर पोजीशंस के ऊपर कोई बंदा नहीं हो सकता जो उस स्कूल का ग्रेजुएट ना हो. बट सिंस 2000, once we entered into the 21st century, we realized कि now technology is the defining element for any future conflict.
That's right. और ना सिर्फ टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, उस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट भी एक दूसरे के साथ करना है। और उसको यानी कि आपके सारे सेंसर्स और इफेक्टिव यूज ऑफेंसिव किया जाता एलिमेंट्स है। है, दे शुड बिकम वन फोर्स. So Pakistan went a step ahead, and there are only two, air power centers of excellence in the world. One is in America, and the other is in Pakistan. The Chinese, the Saudis, the UAE, and even the Americans, they want to come every year and fly in Pakistan because they want to learn that how Pakistan has integrated all these things into one potent force. ठीक है ना. आज हमारे जितने सेंसर्स हैं, जितने सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, स्ट्राइक, एस्कॉर्ट्स, सियाड, एयर सुपरियॉरिटी फाइटर्स, once they get airborne, they are not flying independently. They are flying as one potent force in a theater. So that is what is that makes most important. PAF a formidable force. A formidable force. और इसी वजह से यूसी के इंडियंस को डेफिनेटली पता होगा कि हम आज किस जगह के ऊपर खड़े हुए. एंड आई थिंक ऑल हेड्स ऑफ टू दी पीएफ एंड द नेशनल लीडरशिप फॉर गिविंग अस all this liberty to do that. We are standing with that is why people are so scared now to engage Pakistan Air Force up in the air. I'm sure they are. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. आप लोगों के देखने का शुक्रिया. हम चाहते हैं कि अमन रहे, लेकिन अगर जंग इम्पोज होगी तो फिर पूरी तरह से फाइट बैक करेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.